हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था सॉलिड स्टेट, आज उसका लेक्चर नंबर 2 है। हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में मतलब कि लेक्चर नंबर 1 में बताया था टाइप्स ऑफ सॉलिड, जिसमें आपको क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस बताए थे। आज हम टाइप्स ऑफ सॉलिड के जो दो टाइप्स थे, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस, उसमें आज क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स को एक्सप्लोर करने जाएंगे। आज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के 4 टाइप्स हैं, उनको एक्सप्लोर करेंगे। उनमें फॉर्मूला क्या, मतलब उनका वो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल क्या होते हैं, उनमें फोर्सेस क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है उन सबका। ठीक है, तो ये सब आज एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो आइए, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम पहला पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। पहला हम पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो आप कहीं लिख लीजिए मॉलिक्यूलर सॉलिड। पहला हम पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। 4 थे पहला मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड के 3 टाइप्स होती हैं, जिसको पहले नंबर पर यह है वो होता है नॉन पोलर। नॉन पोलर, एक और बात, मॉलिक्यूलर सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, देखो नॉर्मली मॉलिक्यूलर सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं, इसमें कौन हिस्सा लेते हैं, इसमें मॉलिक्यूल्स हिस्सा लेते हैं। ठीक है, इसमें मॉलिक्यूल्स हिस्सा लेते हैं। तो नॉन पोलर में भी कौन हिस्सा लेंगे, मॉलिक्यूल्स ही लेंगे। इसका मतलब होता है वही, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स ही लेंगे। अब इसमें फोर्सेस कौन सी लगती हैं पता नहीं है। तो एक बात बताओ, नॉन पोलर है। नॉन पोलर मतलब कि नॉन पोलर किसको कहते हैं, अगर आप केमिस्ट्री थोड़ी बहुत जानते हो, उसको कहते हैं जिसका डायपोल मोमेंट 0 होता है। नॉन पोलर उसको कहते हैं, मतलब कि यहां पर वो फोर्सेस आएंगे जिनका डायपोल मोमेंट 0 होगा। तो इसमें यहां पर फोर्सेस लगते हैं लंडन फोर्सेस, या फिर डिस्पर्जन फोर्सेस, डिस्पर्जन फोर्स, या फिर एक लगता है आईडीपी फोर्सेस। आईडीपी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है इंड्यूस्ड डाइपोल। और ये फोर्स कब लगता है, ये दो नॉन पोलर के बीच में फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। और ये इनर्ट गैस के बीच में भी लगता है आईडीपी। तो आईडीपी कहां लगता है, दो नॉन पोलर के बीच में या फिर इनर्ट गैस के बीच में लगता है आईडीपी। ठीक है, तो नॉन पोलर में आपके मॉलिक्यूलर में ये हो रहेंगे लंडन फोर्सेस, डिस्पर्सन फोर्सेस, आईडीपी। ठीक है, इसका एग्जांपल है आपका, देखिए इसमें आ क्या रहे हैं, जिनके डाइपोल मूवमेंट 0 हो। तो एग्जांपल है ऑर्गन, CCl4, H2, I2, CO2 एंड एटसेट्रा, और भी होंगे ETC। ठीक है, मैं जितने एग्जांपल लिखवा रहा हूं आप इनको एज इट इज ऐसे ही रट लीजिएगा, पेपर में इन्हीं सबसे आता है। ठीक है ना। अच्छा, नॉन पोलर भी है, मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं, लंडन फोर्सेस, डिस्पर्सन फोर्सेस, आईडीपी लग रहा है। एग्जांपल्स ये हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती है बताइए, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी कैसी रहती है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट है। अच्छा, ये एक बात बताइए, ये सॉफ्ट है बहुत, जब ये इतने सॉफ्ट है तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत कम होगी। तो वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, वेरी लो। ठीक है, वेरी लो होती है। अब आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, क्या ये इंसुलेटर होते हैं या कंडक्टर होते हैं, तो ये इंसुलेटर होते हैं, ठीक है बेटे। ये सारी बातें आपको ऐसे तो लर्न करनी चाहिए, बट आपको मैं बुक रिसोर्स बताऊं कि वहां जाके पढ़ लो तो वो मजा नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर मैं आपको समझा के बता दे रहा हूँ। अभी आगे बहुत चीजें समझाने वाली है। ठीक है, तो दूसरा इसका टाइप था पोलर। अब पोलर का भी देखो, मॉलिक्यूल तो वही यूज होगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इसमें मॉलिक्यूल ही यूज होगा, इसमें भी क्या यूज होगा, मॉलिक्यूल ही यूज होगा। ठीक है, इसमें फोर्सेस चेंज हो जाती, इसमें फोर्सेस क्या लगता है, डीपी फोर्स, डीपी फोर्स मतलब डाइपोल फोर्स लगता है इसमें। ठीक है ना, डाइपोल फोर्स, डीपी मतलब डाइपोल फोर्स। इसके एग्जांपल होते हैं आपके HCl, और एक कोई एग्जांपल बता दे जिसमें देखो इसमें डाइपोल मोमेंट 0 रहता था, मैं इधर लिख दे रहा हूं म्यू
इज इक्वल टू जीरो, डाइपोल मोमेंट कैसे दिखाते हैं, इसमें म्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो, तो इसको बोलते हैं आपका पोलर मॉलिक्यूल। और इसका एक एग्जांपल SO2 है। SO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, S डबल बॉन्ड O, ऐसा होता है स्ट्रक्चर, तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, इसलिए ये इसका, ठीक है। फिर बताइए फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी क्या होती है, तो ये भी फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी सॉफ्ट रहती है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ये भी इंसुलेटर होता है, और ये मेल्टिंग पॉइंट लो होती है, वेरी लो नहीं, सिर्फ लो होती है, ठीक है ना, लो होती है, वेरी लो। थर्ड इसका टाइप है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इसमें भी जो यूज होते हैं वो होते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। अब बात आती है इसमें फोर्सेस क्या लगते हैं, तो इसमें लगता है डीपी डीपी फोर्सेस, डीपी डीपी मतलब डाइपोल डाइपोल फोर्स, ठीक है। और एक बात बताओ, आप सभी को पता होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग 3 एलिमेंट से बनती है हमारे, FON फॉन, हाइड्रोजन F से बनता, O से बनता, N से बनता, इन सबसे क्या बन रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, ये ध्यान रखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनसे बनती है, समझ में आया। इसका एग्जांपल कोई ले लेते हैं, तो इसका एग्जांपल है H2O आइस में, बर्फ वाला वाटर, मतलब पानी बर्फ बना हुआ ना आइस में, ये होता है, ठीक है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है भैया, हार्ड होता है, आपको पता है बर्फ हार्ड होता है। इसकी भी कंडक्टिविटी जो होती है वो होता है इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर होता है। और मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होता है बताइए, लो होता है या हार्ड होता है, आप सोच के बता दीजिए, लो होता है या हार्ड होता है, लो होता है। बेटा पानी को तो बर्फ है, 2 घंटे बाहर, 15 मिनट बाहर तो पिघल के चली जाएगी, ठीक है, वही चीज है। ये था आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड का टाइप्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, फोर्सेस, एग्जांपल, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एंड मेल्टिंग पॉइंट्स। जल्दी से इसका छापिए, आज चारों को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, जल्दी से लिख लीजिए, लिख लिया। अब हम बताने जा रहे हैं आपको, दूसरा था हमारा आयनिक सॉलिड, ठीक है, आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड के अंदर कोई टाइप नहीं होती है, बस मॉलिक्यूलर में टाइप थे, आयनिक के अंदर कोई टाइप नहीं होते, ठीक है। तो मैं ये सब मिटा दे रहा हूं अंदर। ठीक है, चलिए अब हम देखने जा रहे हैं आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड, ठीक है। आयनिक सॉलिड क्या होता है, आयनिक सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, देखो नाम से ही पता चल रहा आयनिक, तो मतलब इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं आयंस, और वो भी आयंस जो होते हैं, आपको पता आयंस टू होते हैं ना, एक कैटायन एक एनायन, तो आयंस जो होंगे वो किस फॉर्म में रहेंगे, कैटायन और एनायन, कैटायन एंड ANI, ये कैटायंस और एनायंस के फॉर्म में कैसे आते हैं, अगर कोई पूछ ले तो ये आते हैं ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से ये कैटायंस और एनायंस के फॉर्म में आते हैं। अब बात आती इसमें फोर्सेस क्या लगते हैं बताइए जरा, तो बेटा एक देखो, मैं एक पकड़ने का तरीका बताऊं कैसे, इस पे पॉजिटिव एक कैटायन एक एनायन, क्या दोनों कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जैसी बात आ रही है, तो बस ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगती है यहाँ पर क्या लगते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इतना समझ में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा इसके एग्जांपल बता दीजिए, तो इसके एग्जांपल आप ऐसा ले लीजिए, कैटायन एनायन के फॉर्म में टूटते हो, कोई दूसरा एग्जांपल पता है, नहीं पता, कोई बात नहीं, NaCl, MgO, अरे अब तो 2 बता दो, MgO, ZnS, अच्छा एक बता दो, नहीं आते सर तो क्यों पूछ रहे बार बार, इसीलिए पूछ रहे कि कुछ दिमाग से ले, COF2, ये 4, ठीक है 4। देखिए NaCl में टूटेगा तो Na+Cl माइनस Mg टूटेगा तो 2 + -2 में टूटेगा ये, ZnS भी टूटेगा 2 + -2 में टूटेगा ये,
CO भी टूटेगा तो +2 माइनस में टूटेगा। तो ये सब देखो आपके कैटायन एनायन में टूट रहे हैं, ठीक है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये होते हैं हार्ड एंड, और क्या हो सकते हैं, हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं, नाजुक। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी क्या होती है, देखो आयंस हैं, इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में बहुत बड़ा झोल है जो मैं बताना चाहता हूं। देखो ये होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर कब होता है, इंसुलेटर इन सॉलिड फॉर्म, इंसुलेटर इन सॉलिड, बट बहुत बड़ा बड़ा बट लिखा है, बट कंडक्टर इन मोल्टेन एंड एक्वस सॉल्यूशन। इंसुलेटर होता है सॉलिड में, कंडक्टर होता है मोल्टन एंड एक्वस में। कैसे होता है ये बता रहे हैं। इतना बताइए इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है, मतलब कि हाई, नॉट अ वेरी हाई, बस हाई होती है, ठीक है ना। समझ में आया। आयंस, इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, फोर्स इसमें ये रखते हैं, एग्जांपल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ये। अब बात ये आती है कि भैया इंसुलेटर क्यों होता है सॉलिड में, कंडक्टर क्यों होता है। देखो आपको पता है इंसुलेटर होते हैं ये लोग सॉलिड में बताया अभी, और कंडक्टर होते हैं ये लोग मोल्टेन और एक्वस में, ठीक है। आपको पता है सॉलिड चीज का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग रहता है, पता है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग रहता है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, उस सॉलिड को हम किसी एक लिक्विड में जाके डाल रहे हैं। किस में डाल रहे हैं, किसी एक लिक्विड, मतलब किसी एक मोल्टेन स्टेट या फिर किसी एक लिक्विड में डाल रहे हैं, मतलब सपोज वाटर में डाल रहे हैं। तो वो क्या करेगा, अपने आयंस में ब्रेक होने लगता है। क्या होता है, अपने आयंस में ब्रेक होने लगता है, और जब वो अपने आयंस में ब्रेक होने लगता है तो वो फ्री ऑफ आयंस करने लगता है, वहां पर फ्री आयंस घूमने लगते हैं, जिसकी वजह से वहां इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, इसीलिए वो कंडक्टर बन जाता है, ऐसा जो करंट फ्लो कराता है। देखिए मैंने क्या बोला, एग्जांपल देखो, एग्जांपल आपने बोला NaCl, ठीक है, NaCl लाए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सॉलिड है वो बहुत स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, बट आप इसको किसी मोल्टन या फिर लिक्विड में किसी में डाल देते हैं, जैसे पानी वानी में, तो ये अपने आयंस में ब्रेक होने लगता है, और जब आयंस में ब्रेक होने लगता है तो इसकी आयंस फिर फ्री हो जाती हैं, और फ्री आयंस फिर घूमने लगते हैं उस पानी में या फिर उस मोल्टन स्टेट में। उन घूमने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, फ्लो ऑफ आयंस, ये सब होता है ना, फ्लो ऑफ चार्ज। तो जब वहां पर इलेक्ट्रिसिटी आने लगती है तो आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी कहाँ आएगी, इंसुलेटर में तो आएगी नहीं, कंडक्टर में ही आती है, क्योंकि इंसुलेटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट कंडक्टर इज अ गुड कंडक्टर। तो फिर वहां पर इलेक्ट्रिसिटी आने लगती है, जिसके कारण हम लोग उसको कंडक्टर बोलते हैं, मोल्टेन और एक्वस सॉल्यूशन। समझ में आया। आइए देखते हैं एग्जांपल। सपोज NaCl है, NaCl को हमने पानी में डाला, तो पानी हम लाए, ये पानी गिराए तो ये H+O- में टूटा, OH- में, और ये टूटा Cl- Na+ में। अब ये प्लस वाला इस माइनस वाले के पास जाना चाहेगा और ये माइनस वाला इसके पास जाना चाहेगा, तो क्या NaCl टूट गया। NaCl किसकी वजह से टूटा, पानी की वजह से टूटा, और पानी की वजह से टूटा तो ये आयंस में टुकड़े टुकड़े हो गए, और जब इसकी आयंस में टुकड़े टुकड़े हुए तो ये फ्लो करेगा, फ्री ऑफ आयंस में घूमेगा, और जब फ्री ऑफ आयंस में घूमेगा तो यहाँ पर कंडक्टर बनने लगेगा। इसीलिए बोला कंडक्टर इन मोल्टन एंड एक्वस इन सॉल्यूशन। कंडक्टर मोल्टन में करता है और इंसुलेटर सॉलिड में। समझ में आया। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको एक्सप्लोर कर दी, समझा दी, ठीक है। नेक्स्ट हटाइए, हटाएं, देख लिया, वेरी गुड। अब हम तीसरा देखने जा रहे हैं, मेटेलिक। मेटेलिक 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 ठीक है, मेटेलिक सॉलिड। इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, कोई बता सकता है। मैं बताऊं, मैं बता, पॉजिटिव आयंस होते हैं। इसके कंस्टिट्यूएंट आयंस पार्टिकल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस। और इन पॉजिटिव आयंस को हम लोग कर्नल्स भी बोलते हैं, कर्नल्स।
कर्नल्स, जर्नल कर्नल या कर्नल्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें फोर्सेस क्या लगते हैं, कोई बता सकता है, बताएगा कोई? इसमें फोर्सेस होता है मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक तो क्या होगा, मेटेलिक, जैसे वहां डाइपोल डाइपोल फोर्सेस लग रहे थे इससे पहले वाले में। इसके एग्जांपल क्या होते हैं, आप लेंगे Fe, Cu, Ag, Mg। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है बताइए, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, क्या होगी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज सोचो होता क्या है, इससे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या बता रहे थे, क्या बता रहे थे बताइए, क्या होगी? हार्ड होगा कि सॉफ्ट होगा? हार्ड होगा, हार्ड होगा एंड, भैया बट लगा दो, एंड मेलेबल एंड डक्टाइल। मेलेबल डक्टाइल पता है ना, हार्ड तो होते हैं बट ये मेलेबल और डक्टाइल होती है, मतलब कि मेलेबल में थिन शीट और थिन वायर वाला याद है कुछ, इसमें भी कन्वर्ट होते हैं, इसलिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज इनमें कन्वर्ट होते हैं, हार्ड होते हैं और मेलेबल एंड डक्टाइल भी होते हैं। चलें आगे, इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी, क्या होते हैं ये इंसुलेटर होते हैं, क्या होते हैं ये होते हैं आपके कंडक्टर, क्या होते हैं कंडक्टर, और ये होते कंडक्टर इन सॉलिड, सॉलिड में भी एंड किसमें, मोल्टेन में भी। इससे पहले वाला सॉलिड में तो इंसुलेटर था, बट मोल्टेन और लिक्विड सॉल्यूशन में वो कंडक्टर बन गया था, बट ये कंडक्टर ही है सॉलिड में भी और मोल्टेन में भी, ये बात समझना, इन्हीं पर क्वेश्चन घूमता है, दिमाग घुमा देता है। मेल्टिंग पॉइंट इसकी क्या होगी, हाई, क्या होगी, हाई, समझ में आया? ये था आपका मेटेलिक सॉलिड का बात बताई थी, मेटेलिक सॉलिड है ये, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूं, एक बात बताना आपने, कर्नल्स क्या होता है, कर्नल्स क्या होता है? तो देखो एक बात सुनो, अगर आपके पास सपोज Na है, Na, आप Na को ऐसे लिख सकते हैं Na प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन, अरे Na में ऐसे इलेक्ट्रॉन निकाला 10 हुए, Na का 11 होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो जब 11 थे एक निकाल दिया प्लस एक कर दिया तो 10 हो गया ना, 10 प्लस 11, ठीक है। मतलब कि इस Na के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, ये को बोलते हैं कर्नल। कर्नल किसको बोलते हैं, आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन ये प्लस न्यूक्लियस, ये Na न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस इज इक्वल टू कर्नल्स, इनको बोलते हैं कर्नल्स। कर्नल किनको बोलते हैं, आपका निकालने के बाद इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूक्लियस को कर्नल्स बोलते हैं, समझ में आया? ये है कर्नल्स, आया समझ में? ठीक है, कोई पूछे कर्नल, अच्छा पूछ लिया जाए इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्टर जो है, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है इसकी, कंडक्टर आ रहा है दोनों सॉलिड और मोल्टेन में, किस वजह से आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, लाइन लिख लो एक, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी वजह से आ रही है, तो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्टर जो आ रहा है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा है। पूछ सकते हैं ऐसा रीजन में, ये कंडक्टर होते हैं इन सॉलिड एंड मोल्टेन में, व्हाई, एक एसएन दे दिया, रीजन दे दिया, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको पता होगा तभी तो बोलोगे एसएन एंड रीजन आर बोथ ट्रू, जैसा कि ऑब्जेक्टिव में ये पेपर आ रहा है, इस बार ऑब्जेक्टिव पहला टर्म आ रहा है ना, तो इसमें ये आ रहा है चैप्टर, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसीलिए आपको समझाना है। आप बोल भी सकते थे बुक से पढ़ लो, पर वो फील नहीं आता जो फील यहाँ आ रहा है, इसलिए जल्दी से लिखिए, ठीक है लिखिए। अच्छा इंपॉर्टेंट बात, एक इंपॉर्टेंट बात, क्या सर आप हर लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट बातें बोल देते हो जिससे लेक्चर टफ होने लगता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दो, इंपॉर्टेंट पॉइंट कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक, आयनिक की कंडक्टिविटी क्या होती है बेटा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इसकी कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, ठीक है, इसका मतलब होता है इंक्रीज ऊपर से, ठीक है। बट कंडक्टिविटी ऑफ मेटेलिक
इसकी टेम्परेचर डिक्रीज करने पर कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होती है। ठीक है, कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक इंक्रीज टेम्परेचर व्हेन कंडक्टिविटी आल्सो इंक्रीज, व्हाई? रीजन कोई पूछ ले तो इसका रीजन इधर लिख दे रहा हूं। रीजन, इसका रीजन क्या है? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से होती क्या है? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कोई पूछ ले कंडक्टिविटी ऑफ मेटेलिक की टेम्परेचर डिक्रीज करने पर डिक्रीज होती है, तो क्यों होती है? इसका रीजन है ड्यू टू वाइब्रेशन इन कर्नल्स। कर्नल्स में वाइब्रेशन होने लगता है, इसकी वजह से इसकी कंडक्टिविटी घटने लगती है टेम्परेचर घटाने के साथ साथ। ये ऐसे रीजन में क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, जल्दी से लिख लो और दिमाग में बैठा लो। जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखिए। लिख लिया? चलिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं लास्ट, कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड कैसा? कोवेलेंट सॉलिड में आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? कोई बता सकता है? एटम्स, याद रखना, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स होते हैं। इसमें फोर्सेस क्या लगते हैं बताइए? कोवेलेंट बॉन्ड, बस कोवेलेंट, डॉक्टर ये पढ़ाई होगी। कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनते कैसे हैं? ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आयनिक थे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट है, दोनों सेम नहीं है। ट्रांसफर मतलब कि दे देना, लेना नहीं है। शेयरिंग मतलब कि लेना भी देना भी, मैं आपसे लूंगा, आप मुझको दोगे, मैं आपको दूंगा, बस शेयरिंग। जैसे स्कूल में टिफिन शेयर करके खाते थे वैसे ही। तो ये क्या होता है? ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से बनता है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स बता दीजिए दो चार। इसके एग्जांपल है SiO2 क्वाड, SiO2 क्वाड में। ठीक है, दूसरा इसका एग्जांपल है SiC, तीसरा इसका एग्जांपल है AlN, चौथा इसका एग्जांपल है डायमंड। अरे हीरा, डायमंड हीरा। ठीक है, पांचवा इसका एग्जांपल है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की स्पेलिंग ठीक है, GHR है, PHIT होता है ग्रेफाइट। ठीक है, ये सब इसके एग्जांपल है। इसमें भी देखो, इतने जो एग्जांपल हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है हार्ड, ये सब होते हैं हार्ड। ग्रेफाइट ऐसा है, ये होता है सॉफ्ट, ये याद करना पड़ेगा आपको। ग्रेफाइट क्या होता है? सॉफ्ट होता है। अच्छा, ये जब हार्ड है तो ये क्या है? इंसुलेटर है सारे। और ग्रेफाइट वाला जो सॉफ्ट है ये है कंडक्टर। और ये कंडक्टर क्यों है? ड्यू टू फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कंडक्टर है ग्रेफाइट वाला। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वेरी हाई, बहुत ज्यादा हाई रहता है। अभी तक हम हाई पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ रहे हैं वेरी हाई। समझ में आया? ये थी आपकी 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। मैंने एक एक टाइप्स में कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यूज होते हैं, फोर्सेस, एग्जांपल, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एंड मेल्टिंग पॉइंट, ऐसे। अब आपको दो चार दे दिया करेगा, एग्जांपल याद कर लेना, दे देगा, बताइए कौन सा आयनिक है, कौन सा कोवेलेंट है, कौन सा मेटेलिक है, कौन सा मॉलिक्यूलर सॉलिड है। ठीक है, ऐसे पूछ दिया करेगा। बताइए इसमें मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, इसमें बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी, इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होती हैं, अगर इंसुलेटर है तो क्यों है, कंडक्टर है तो क्यों है, ये सब पूछ दिया करेगा। हमने सब कुछ आपको एक्सप्लोर कर दिया। बट अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं इस लेक्चर की, सबसे इंपॉर्टेंट बातें।
इंपॉर्टेंट बातें ये हैं इस लेक्चर की कि आपका क्या है, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए क्या है। मैंने बोला कि आपने ये पढ़ा होगा आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड। अगर इन दोनों में मेल्टिंग पॉइंट पूछी जाए, मेल्टिंग पॉइंट मैं लिख दे रहा हूं MELTING, मेल्टिंग पॉइंट, इन दोनों के अंदर मेल्टिंग पॉइंट पूछी जाए तो आप बोलेंगे आयनिक की ज्यादा होती कोवेलेंट से, क्योंकि ये आपने बचपन में पढ़ा था। कब पढ़ा था? बचपन में पढ़ा था, मतलब बचपन में लिख दे रहा हूं, बचपन का प्यार, ये आपके बचपन का प्यार था। बचपन में तो क्लास 10 में पढ़ाया जाता है कि आयनिक कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती कोवेलेंट कंपाउंड से। कोवेलेंट कंपाउंड मतलब कि क्या है, मॉलिक्यूलर। आप कहेंगे भैया ये तो कोवेलेंट होती है, बेटा कंपाउंड एक कोवेलेंट सॉलिड नहीं है, तो ये क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है। इनको बोलते थे वो कोवेलेंट कंपाउंड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड वो कोवेलेंट सॉलिड ही रहेगा, कंफ्यूज ना होइए। कोवेलेंट कंपाउंड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसका मतलब आयनिक कंपाउंड की ज्यादा होती कोवेलेंट कंपाउड से। बचपन का प्यार के लिए, अरे आजकल तो गाना चल गया है, जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, सस्सा मेरा प्यार है जान तुझे किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना ने। तो आइए इधर, वही बचपन का प्यार है, इसको भी नहीं भूलना है, क्योंकि क्लास 10 में पढ़ा था। पढ़ाई हुई चीज गलत तो होती नहीं है, तो इसलिए बचपन के प्यार में हमने ये पढ़ा था आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है कोवेलेंट कंपाउंड से। अब अगर मैं आपको दे दूं एक तरफ NaCl और एक तरफ क्या दे दूं, CO2 क्या, CO2, एक तरफ NaCl और एक तरफ CO2 दे दिया है। बोलेंगी बताइए किसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी, तो आप कहेंगे जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, ये तो आयनिक है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है, आयनिक को भैया जिता के आना रे। तो आयनिक को आप जिता के आएंगे क्योंकि आपका बचपन का प्यार बोल रहा है, बचपन का प्यार। अब बड़े हो गए हो तो अब का प्यार क्या बोलता है, हैशटैग, अब सॉलिड स्टेट पढ़ लिया, बड़े हो गए, अब का प्यार, अब का प्यार ये बोल रहा है, अब का प्यार क्या बोलता है, अब का प्यार बोलता है कोवेलेंट सॉलिड। अच्छा, कोवेलेंट सॉलिड को ना नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं, लिख लेना। और नेटवर्क सॉलिड इसका ज्यादा होता है आयनिक सॉलिड से, और इसका फिर ये होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये आपका अब का प्यार बोलता है कि मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ये होगा, किसका ऑर्डर है, मेल्टिंग पॉइंट का, कोवेलेंट, फिर आयनिक, फिर मॉलिक्यूलर। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड इसका मतलब कोवेलेंट कंपाउंड। आप इसकी जगह कोवेलेंट कंपाउंड लिख दो तो और अच्छे समझ आ जाएगा, कोवेलेंट कंपाउंड। और कोवेलेंट कंपाउंड मतलब होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवेलेंट कंपाउंड मतलब मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो क्या हुआ, कोवेलेंट सॉलिड का ज्यादा होता है आयनिक सॉलिड का, फिर कोवेलेंट कंपाउंड मतलब मॉलिक्यूलर सॉलिड का। तो अगर अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे, एग्जांपल के तौर पे मैं यहां ले ले रहा हूं एग्जांपल, आपसे अगर कोई बोल दे, एग्जांपल ले रहे हैं कि SiO2 फिर NaCl फिर CO2, ये आपका SiO2 क्वाड के साथ अभी बता के आए कोवेलेंट होता है। ये क्या है, NaCl आयनिक है और ये क्या है, मॉलिक्यूलर है। ये आपका एग्जांपल बन चुका, आपके प्यार वाली बात का प्रूफ बन चुका। प्रूफ भी तो चाहिए होता है ना प्यार में, आपके बात का प्रूफ बन चुका है। समझ में आया? जल्दी से नोट करिए, बचपन का प्यार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना बचपन के प्यार से जिंदगी नहीं चल रही है इस टाइम। हर जगह देखिए बचपन का प्यार, बचपन का प्यार, वही सब। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत चला नहीं गाना, बचपन का प्यार,
क्या वो लड़का छाया है किस बोतल पे, तुम लोग भी छा जाओ इसी पे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रेफाइट और डायमंड के बीच में। ग्रेफाइट जो होता है वो गुड थर्मल एज वेल एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, एज वेल एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ग्रेफाइट जो होता है वो बहुत अच्छा थर्मल होता है और एज वेल एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है। डायमंड जो होता है वो होता है गुड थर्मल कंडक्टर बट इंसुलेटर होता था, अभी बताया था ना, बट नहीं कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। ठीक है, ये गुड थर्मल किसकी वजह से होता है? ये गुड थर्मल होता है क्योंकि देखो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है, जाइंट स्ट्रक्चर होती है, तो ड्यू टू जाइंट स्ट्रक्चर बड़े स्ट्रक्चर होने की वजह से ये लोग थर्मल होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर क्यों होता है? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसकी वजह से होता है। थर्मल ये किसकी वजह से होता है? ये भी थर्मल कंडक्टर होता है ड्यू टू जाइंट स्ट्रक्चर, बट ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इंसुलेटर क्यों होता है? नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते नहीं है, जिसकी वजह से ये डायमंड गुड सॉरी इंसुलेटर रह जाता है, कंडक्टर नहीं पता। ये पूछ सकता है किसकी वजह से किसकी वजह से नहीं होता, इसलिए इंपॉर्टेंट बात थी लिखा दी है। ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए या मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए, बात एक ही है। ड्यू टू इधर एक लाइन जोड़ दो, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन तो अच्छा लगेगा, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बात समझ में। आज की क्लास में इतना ही, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। लेक्चर थोड़ा थ्योरेटिकल था, आपको लर्निंग वाला ज्यादा है, इसमें कॉन्सेप्चुअल बातें थोड़ी कम है, तो आप इस लेक्चर को अच्छे से देख के लर्निंग प्रोसेस चालू कर देंगे। लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ओके बाय।